गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शिव नारायण पांडे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेज को। यदि आप इसे सब्सक्राइब किए हों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसे सब्सक्राइब न किए हों तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इस साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि आपके साथ वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग विटामिन्स के संबंध में अध्ययन करेंगे। विटामिन्स दो लैटिन वर्ड बीटा और एमाइंस से बना है। विटामिन्स लाइफ मीन्स जीवन और एमाइंस मीन्स इसेंशियल मीन्स आवश्यक, अर्थात जीवन के लिए आवश्यक। विटामिन्स जीवन के लिए आवश्यक वे सूक्ष्म मातृ पोषक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते हैं लेकिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स प्रतिदिन हमें माइक्रोग्राम अथवा मिलीग्राम में जीवन की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें प्रतिदिन हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है और ये ऊर्जा नहीं देते हैं परंतु शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इनका शरीर में संचय नहीं होता है। इन्हें प्रतिदिन भोजन के माध्यम से बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन डी को छोड़ करके सभी विटामिन्स हमें प्रतिदिन भोजन के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करना पड़ता है। जो विटामिन्स जंतुओं के लिए आवश्यक होते हैं वे ही विटामिन्स पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब तक कुल 20 प्रकार के विटामिन्स के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी हो चुकी है। विटामिन्स शरीर की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि भोजन में इनकी कमी बनी रहती है तो शरीर की उपापचयी क्रियाएं त्रुटिपूर्ण हो जाती हैं और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमने आपको बताया कि जो विटामिन्स होते हैं यह ऊर्जा न देने वाले पदार्थ होते हैं। विटामिन्स शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने वाले एंजाइम्स के कोएंजाइम्स होते हैं अथवा ये कोएंजाइम्स के संयोजन में भाग लेते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स के साथ साथ विटामिन्स की भी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। हमने आपको बताया कि जो विटामिन्स होते हैं ये ऊर्जा नहीं देते हैं लेकिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए भोजन के माध्यम से प्रतिदिन इनको सूक्ष्म मात्रा में लेना आवश्यक हो जाता है। तभी शरीर की उपापचयी क्रियाएं सामान्य रूप से सुचारू रूप से चल पाती हैं। अतः विटामिन्स जीवन रक्षक पोषक पदार्थ होते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को कुल 20 प्रकार के विटामिन्स के बारे में जानकारी हो चुकी है। आइए मैं आपको ये बताऊं
कि ये जो विटामिन्स होते हैं इन्हें आप किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन्स, नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन्स। जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वे हैं विटामिन बी और विटामिन सी। जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी की खोज सर्वप्रथम फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहले यदि किसी को स्कर्वी रोग हो जाता था तो डॉक्टर उन्हें सिट्रस फ्रूट्स खाने की सलाह देता था, ताजे फल खाने की सलाह देता था। इन्हीं सब अनुभवों के आधार पर सन 1881 ईस्वी में N.I. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, लिपिड्स के साथ साथ कुछ ऐसे अज्ञात सूक्ष्म पदार्थ भी होते हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इस्कमान नामक वैज्ञानिक ने N.I. लूनिन की खोज का समर्थन किया। इसके बाद सन 1912 ईस्वी में फुंक नामक वैज्ञानिक ने चावल की छीलन से कुछ ऐसे ही पदार्थों को निकाला जो बेरी रोग के उपचार में प्रयोग हुए और सन 1912 ईस्वी में फुंक नामक वैज्ञानिक ने ही इनके लिए विटामिन्स शब्द का प्रयोग किया। अतः सन 1881 ईस्वी में N.I. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज किया और सर्वप्रथम विटामिन बी, वो भी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की खोज हुई, जिसकी कमी से बेरी रोग होते हैं। इस्कमान नामक वैज्ञानिक ने लूनिन की खोज का समर्थन किया था और सन 1912 ईस्वी में फुंक नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं अज्ञात सूक्ष्म जीवन रक्षक अतः जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म मातृ पोषक पदार्थों के लिए विटामिन्स शब्द का प्रयोग किया। सन 1912 ईस्वी में ही हॉपकिंस और फुंक नामक वैज्ञानिकों ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया, विटामिन सिद्धांत दिया और बताया कि विटामिन्स जीवन के लिए आवश्यक वे सूक्ष्म मातृ पोषक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते हैं लेकिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से लेना आवश्यक होता है। विटामिन थ्योरी में हॉपकिंस और फुंक नामक वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जो विटामिन्स जंतुओं के लिए आवश्यक होते हैं वे ही विटामिन्स पौधों के लिए भी आवश्यक होते हैं। इसके बाद तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की खोज किया और विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया।
जल में घुलनशील विटामिन्स और वसा में घुलनशील विटामिन्स। जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वे हैं विटामिन बी और विटामिन सी, तथा जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब आइए सर्वप्रथम हम जल में जो घुलनशील विटामिन्स होते हैं उसके संबंध में चर्चा करें, उसके रासायनिक नाम को जानें और शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर उनका क्या प्रभाव होता है। यदि शरीर में इन विटामिन्स की कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन्स अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी के संबंध में मैं चर्चा करूं, उसके पहले मैं यहाँ आपको यह मुख्य बात भी बता दूं कि विटामिन्स की कमी से रोग होते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज अर्थात अपूर्णता रोग कहा जाता है। विटामिन्स की अधिकता से रोग नहीं होते हैं और जब भोजन में इन विटामिन्स की अधिकता होती है तो जो जल में घुलनशील विटामिन्स अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी हैं वे मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, यह शरीर के कुछ भागों विशेषकर लीवर में संचित हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसीलिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के की प्रायः शरीर में कमी नहीं होती है। आइए मैं चर्चा करूं कि जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी हैं उनके क्या क्या रासायनिक नाम हैं, उनके क्या स्रोत हैं तथा जीवन की कार्यकी पर उनका क्या प्रभाव होता है तथा इस विटामिन्स की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके विधिवत चर्चा करेंगे। जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वे हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रुप के बहुत सारे विटामिन्स की खोज हुई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं यह शरीर की कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने आपको बताया कि जो विटामिन बी होते हैं उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि इस ग्रुप के बहुत सारे विटामिन्स के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी है। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन और विटामिन बी1 अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, मांस, मछली और अंडे में पाया जाता है। विटामिन बी1 शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने वाले एंजाइम के कोएंजाइम का कार्य करता है। विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को चलाने वाले एंजाइम्स का कोएंजाइम होता है। यह तंत्रिकाओं की कार्यकी
पेशियों एवं हृदय की कार्यकी, अर्थात पेशियों और हृदय के संकुचन तथा शिथिलन और हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग किसी एक रोग का नाम नहीं है, यह कई रोगों के समूह का नाम है। और बेरी-बेरी रोग में हृदय की धड़कन असामान्य हो जाती है, मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन ठीक ढंग से नहीं होता है, अर्थात पेशी ऐंठन हो जाती है, और आहार नाल में भोजन का पाचन भी ठीक ढंग से नहीं होता है, अतः कब्ज भी बनी रहती है। इन्हीं सभी रोगों को सामूहिक रूप से बेरी-बेरी रोग कहा जाता है। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह अंकुरित गेहूं, पनीर, मशरूम, यकृत, हरी पत्तियां वाली सब्जियों तथा मांस, मछली और दूध में पाई जाती है। विटामिन B2 शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने वाले महत्वपूर्ण कोएंजाइम और FAD अर्थात फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड तथा FMN अर्थात फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का एक घटक होता है। विटामिन B2 लिंग हार्मोन के स्रावण हेतु आवश्यक होता है। विटामिन B2 की कमी से होठों के कोण फट जाते हैं, पेशियां ऐंठन होती है और शरीर की उपापचयी क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोसिस, और किलोसिस रोग में होठों के कोण फट जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, नाक के ऊपरी भाग पर जैसे पपड़ी जम जाती है और त्वचा में खुजली भी होने लगती है। अब आइए हम चर्चा करें विटामिन B3 के संबंध में। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, इसे निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B3 यीस्ट, दूध, मांस, मछली, अंडे, यकृत, सूखे मेवे तथा फलियां में पाई जाती है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B3 NAD अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट का घटक होता है। यह पाचन तथा तंत्रिका तंत्र की कार्यकी और त्वचा की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B3 सेक्स हार्मोन्स के स्रावण हेतु आवश्यक होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा तथा डर्मेटाइटिस नामक रोग होते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं। त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं, त्वचा में खुजली होने लगती है और त्वचा बहुत से संक्रामक रोगों के लिए सेंसिटिव हो जाती है। अतः विटामिन B3 की कमी से
डर्मेटाइटिस और पेलेग्रा नामक रोग होते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। अब आइए चर्चा करते हैं विटामिन B5 के संबंध में। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। यह अंडे, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली तथा गन्ना में पाई जाती है। विटामिन B5 कैटाबॉलिज्म के कोएंजाइम का घटक है, अर्थात अपचय क्रियाओं को चलाने वाले एंजाइम्स के कोएंजाइम का एक घटक होता है। शरीर की सामान्य वृद्धि एवं विकास तथा एड्रिनल हार्मोन के स्रावण हेतु विटामिन B5 बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन B5 की कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं और वृद्धि कम हो जाती है। शिशुओं की, बालक की और किशोरों की वृद्धि तथा विकास इस विटामिन B5 की कमी से प्रभावित होता है और असमय ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं तथा जनन क्षमता भी कम हो जाती है। अब आइए हम चर्चा करते हैं विटामिन B6 के संबंध में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 दूध, मांस, मछली, अंडे, जिगर अर्थात लीवर, ईस्ट, सोयाबीन और केला में पाई जाती है। विटामिन B6 प्रोटीन एवं अमीनो एसिड के उपापचय को चलाने वाले एंजाइम्स के कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। विटामिन B6 रेड ब्लड कार्पोसेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाओं तथा प्रतिजैविक अर्थात एंटीबॉडीज के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाती है, डर्मेटाइटिस अर्थात त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, पेशी ऐंठन होती है और त्वचा में जलन सी होने लगती है। हमने आपको बताया कि जो विटामिन B6 होता है यह आरबीसी तथा एंटीबॉडीज के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। आरबीसी में स्ट्रोमैटिन तंतुओं का घना जाल होता है और इसी स्ट्रोमैटिन तंतुओं के घने जाल के बीच प्रत्येक आरबीसी में लगभग 26 करोड़ हीमोग्लोबिन अणु होते हैं और यह हीमोग्लोबिन अणु शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन का काम करते हैं और एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग 54 लाख आरबीसी प्रति मिलीमीटर घन होते हैं। यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड में लगभग 54 लाख आरबीसी होते हैं और प्रत्येक आरबीसी में लगभग 26 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन
दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी है। और हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। आइए हम चर्चा करते हैं विटामिन B7 के संबंध में। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 मांस, अंडा, चॉकलेट, सब्जी, फल, यीस्ट, गेहूं, शहद तथा अंडपीत अर्थात ओक में पाई जाती है। यह वसीय अम्ल, अमीनो अम्लों के संश्लेषण को चलाने वाली अभिक्रियाओं के कोएंजाइम के रूप में कार्य करती है। साथ ही साथ विटामिन B7 शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन B7 अर्थात बायोटीन की कमी से असमय ही बाल झड़ने लगते हैं, अर्थात जिन वयस्कों में या किशोरों में विटामिन B6 और विटामिन B7 की कमी रहती है, उनमें असमय ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। अतः यह कहा जाए कि समय जवानी से पहले ही उसमें बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। अब आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं विटामिन B12 के संबंध में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 ही एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यह प्रश्न TGT, PGT और नीट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। TGT की परीक्षा में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबालामिन वह विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 मांस, मछली, अंडे, दूध, यकृत में पाया जाता है। साथ ही आंत के कुछ जीवाणु विटामिन B12 का संश्लेषण भी करते हैं और ऐसे जीवाणु सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। विटामिन B12 शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। यह RBC का मैचुरेशन तथा न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हम आपको बताए हैं कि विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, अर्थात रक्ताल्पता हो जाती है। शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है। शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे रक्ताल्पता कहा जाता है। और विटामिन B6 की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है, अर्थात शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य के ब्लड में लगभग 14.5 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड होनी चाहिए। छोटे बच्चों में यह मात्रा अधिक होती है, परंतु वृद्ध जनों में
इसकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन यदि एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसी को रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया कहा जाता है। और यह एनीमिया भोजन में आयरन की कमी से भी हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होती है, रक्ताल्पता होती है, लेकिन विटामिन B12 की कमी से पर्सीनियस एनीमिया हो जाती है। पर्सीनियस एनीमिया ऐसी एनीमिया को कहा जाता है जिसमें आरबीसी का मैच्योरेशन ठीक ढंग से नहीं होता है। विटामिन B12 आरबीसी के मैच्योरेशन में सहायता करता है। यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी की पिछली परीक्षाओं में यह प्रश्न आ भी चुका है कि पर्सीनियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। पर्सीनियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसमें आरबीसी का मैच्योरेशन ठीक ढंग से नहीं होता है और वह सिकल सेल्ड हो जाती है। अब हम ये चर्चा करें कि विटामिन सी का स्रोत क्या है और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह सभी सिट्रस फ्रूट्स और नींबू, कच्चे आम तथा हरी मिर्च में पाई जाती है। आंवला में पाई जाने वाली विटामिन सी बहुत ही अच्छी प्रकार की विटामिन सी होती है। यह गर्म करने पर भी डीनेचुरेट नहीं होती है। शेष सभी विटामिन्स जब 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक गर्म किए जाते हैं तो वह डीनेचुरेट हो जाते हैं। लेकिन आंवला में पाई जाने वाली विटामिन सी गर्म करने पर भी डीनेचुरेट नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आंवला एक स्वास्थ्यवर्धक फल है जिसका विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। आंवले का मुरब्बा भी प्रयोग करते हैं, आंवले का अचार भी खाते हैं, आंवले का हलवा बना करके भी खाते हैं। आंवला कच्चा भी खाया जाता है और पकने पर भी खाया जाता है। अतः आंवला में पाई जाने वाली विटामिन सी सबसे अच्छी प्रकार की विटामिन सी होती है। विटामिन सी अंतराकोशीय सीमेंट पदार्थ, कोलेजन तंतुओं, बोन के मैट्रिक्स तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण में सहायक होती है। विटामिन सी घावों की हीलिंग अर्थात चोट लगने पर घावों के भरने में सहायक होती है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े ढीले हो जाते हैं, उनसे ब्लड आने लगता है, कभी कभी तो उनसे पस भी आने लगती है और बदबू भी आने लगती है मुंह से। मसूड़े ढीले हो जाने से समय से पहले ही दांत गिरने लगते हैं। इन्हीं सब बीमारियों को सामूहिक रूप से स्कर्वी रोग कहा जाता है। अतः विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें दांत समय से पहले ही झड़ने लगते हैं, मुख से बदबू आने लगती है,
और मसूड़े में इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिनसे ब्लड और पस भी आने लगते हैं। साथ ही चोट लगने पर घावों के भरने की प्रक्रिया भी बहुत मंद हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं उनके क्या क्या स्रोत हैं, ये विटामिन्स जीवन की कार्यकी पर कौन सा प्रभाव डालते हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन्स हैं वे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए गाजर, चुकंदर और सभी ऐसे फलों जो रंगीन होते हैं उनमें पाई जाती है। यह दूध, मांस, मछली, अंडे, सूखे मेवे में पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। यदि बहुत दिन तक विटामिन ए की कमी शरीर में बनी रही तो त्वचा रूखी हो जाती है, जीभ खुरदुरी हो जाती है और आँख की सबसे बाहरी परत, जिसे कार्निया कहा जाता है, यह थोड़ा सा मोटी होने लगती है, इसका सल्कीभवन होने लगता है और बहुत दिन तक विटामिन ए की कमी से अंधापन भी हो सकता है। विटामिन डी, यह भी जल में घुलनशील विटामिन होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को विटामिन सनशाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड में पाए जाने वाले आर्गो कैल्सीफेरॉल और कोली कैल्सीफेरॉल सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण करते हैं। विटामिन डी शरीर के सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी आंत में भोजन के पचे हुए पदार्थ से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। और आप जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है उनके हड्डियों और दांतों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, दांत लेट निकलते हैं और बौनापन हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अर्थात सूखा रोग होता है, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं होता है और शरीर बहुत से संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाता है, जिसे रिकेट्स बीमारी अर्थात सूखा रोग कहते हैं। यदि वयस्क व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी बनी रही तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक है। यदि भोजन में विटामिन डी की कमी बहुत दिन तक बनी रहती है तो हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस निकल करके ब्लड में मिलने लगता है और हड्डियों का कड़ापन कैल्शियम और फास्फोरस के कारण होता है। यदि हड्डियों से कैल्शियम निकल करके ब्लड में मिलता रहता है तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां लचीली हो जाती हैं। इस बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया। और कभी कभी
तो हड्डियां पोरस हो जाती हैं, क्योंकि उनसे कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लगता है और थोड़ा सा ही झटका लगने पर हड्डियां टूटने वाली हो जाती हैं, अर्थात भंगुर हो जाती हैं। इसी बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, और यही बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह प्रश्न इस तरह से आता है कि यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आप लिखेंगे कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अर्थात सूखा रोग हो जाता है। प्रश्न इस तरह से भी आता है कि यदि एक वयस्क में विटामिन डी की कमी बनी रहती है तो यदि एक वयस्क में विटामिन डी की कमी बनी रहती है तो हड्डियां लचीली और भंगुर हो जाती हैं, जिन्हें क्रमशः ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विटामिन ई के संबंध में। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। यह विटामिन शरीर में प्रोटीन्स, लिपिड्स के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन उपापचयी क्रियाओं को चलाने वाले एंजाइम्स का यह एक कोएंजाइम होता है। इस विटामिन की कमी से पेशी ऐंठन हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं होता है और चेहरे पर छाई बनने लगती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता भी कमजोर हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में, स्त्री अथवा पुरुष दोनों में, यदि विटामिन ई की कमी बहुत दिन तक बनी रही तो उसमें स्टेरिलिटी भी हो सकती है, बांझपन हो जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई से चेहरे की शाइनिंग होती है। समाज में, अपने घर में अथवा अपने पास पड़ोस आप बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे जो आपसे अधिक उम्र के हैं, लेकिन उनके चेहरे का ग्लो बना रहता है, उनके चेहरे की शाइनिंग बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं विटामिन के संबंध में। विटामिन के का रासायनिक नाम है नैफ्थोक्विनान। विटामिन के शरीर में बनने वाले प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं और चोट लगने पर यह प्रोथ्राम्बिन अपनी सक्रिय अवस्था थ्राम्बिन में तथा फाइब्रिनोजन अपनी सक्रिय अवस्था फाइब्रिन में आती है और ब्लड की क्लॉटिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी बनी रहती है, ऐसे व्यक्तियों में प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का संश्लेषण नहीं होता है। उनका लीवर ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है और चोट लगने पर उनमें ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है जल्दी, और बहुत अधिक रुधिर बह जाने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य का, यदि वह हीमोफीलिया का रोगी नहीं है और शराबी नहीं है, तो उसका ब्लड 2 से 8 मिनट में जम जाना चाहिए। लेकिन जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी रहती है, ऐसे व्यक्तियों का ब्लड
सीमित समय में नहीं जमता है और बहुत अधिक रक्तस्राव होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। विटामिन के की कमी से शरीर में रुधिर वाहिनियों से हीमोरेज भी होता है। पेशियां ठीक ढंग से कार्य नहीं करती हैं और इनसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। और अंत में मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेज को देख रहे हों और उसे सब्सक्राइब न किए हों तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरे द्वारा जो YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और उससे आप और आपके दोस्त सभी लाभान्वित हो सकेंगे। मेरे द्वारा इस कोरोना काल में समाज के लिए यह निःशुल्क सेवा है। थैंक यू।